हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सोशल डिस्टेंसिंग का वक्त है, लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, कोरोना की मुसीबत का काल चल रहा है। ऐसे में हमने ये तय किया, एबीपी न्यूज ने यह तय किया कि आपके सामने उन तमाम दिग्गजों को लेकर आते हैं जो आपके तमाम सवालों के जवाब जरूर दें, क्योंकि उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में दरअसल वो अपनी जनता के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस एबीपी ई शिखर सम्मेलन में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी और शुरुआत करते हैं। पहले मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े नेता यानी मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस एबीपी ई शिखर सम्मेलन में। नमस्कार जी। योगी जी, मेरा आपसे पहला सवाल, अगर आपकी इजाजत हो तो पहला सवाल मैं यही जानना चाह रहा हूं, 2 दिन का वक्त बचा है लॉकडाउन 2 को खत्म होने में। अब तैयारी हो रही है, आज मजदूर दिवस भी है, मजदूरों को वापस लाने की। इसकी शुरुआत आप कर चुके हैं, पहले भी आपकी बसें छात्रों को और मजदूरों को उत्तर प्रदेश वापस लेकर आई हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज, लाखों लोगों को वापस घर लेकर आना है, क्या तैयारियां पूरी कर ली हैं आपकी सरकार ने? देखिए, मैं मई दिवस पर अपने सभी कामगारों और श्रमिक वर्ग को, जिनके खून और पसीने से भारत एक दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना के खिलाफ जिस लड़ाई को लड़ रहा है, स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई में सभी तबके के हितों का पूरा ध्यान रखने के साथ ही देश की इस लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ कामगारों, श्रमिकों और उन निराश्रित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी। अब तक का ये सबसे बड़ा पैकेज और इसको सफलतापूर्वक पूरे देश के अंदर लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कोरोना संक्रमण की आहट प्रारंभ होने के साथ ही मंत्री समूह का गठन करने के साथ ही इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने निर्माण श्रमिकों, जिनकी संख्या लगभग 20 लाख थी, उनके लिए भरण पोषण भत्ता की घोषणा की और उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। हमारे यहां जितने भी प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, ठेला है, खुमचा है, रेडी है, रिक्शा है, ई रिक्शा है, कुली है, पल्लेदार हैं, इन सब को भी भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले जितने भी कामगार हैं, चाहे वह धोबी है, नाई है, मोची है, चाहे वह लोहार है, सुनार है, या इस प्रकार की जो कैटेगरी है, इन लोगों को भी हम लोगों ने, जितने भी निराश्रित श्रमिक थे, इन सभी को हम लोगों ने भरण पोषण की भत्ता के साथ साथ निःशुल्क खाद्यान्न 88 लाख मनरेगा मजदूरों को भी इसके साथ जोड़ा गया। अब तक हम लोग सफलतापूर्वक लगभग 30 लाख ऐसे श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था करा चुके हैं। मनरेगा के मजदूरों को अलग से 88 लाख लोगों को अलग से व्यवस्था दी गई है। अगर मैं बताऊं तो लगभग 1 करोड़ 65 लाख ऐसे निर्माण श्रमिक अकेले यूपी के अंदर हैं या प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, जिन लोगों को हम लोग
न केवल भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था किए हैं, अभी तो 18 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न 2 बार उपलब्ध कराया जा चुका है और तीसरी बार आज से फिर से उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई हमारे यहां राज्य में प्रारंभ हो रही है। और आज ही अपने प्रदेश के उन सभी श्रमिकों की जिनके परिश्रम से उत्तर प्रदेश द्रुत गति से विकास के नए पायदान छू रहा है, उनके अकाउंट में आज अपराह्न में 4:30 बजे फिर से ऐसे लगभग 30 लाख श्रमिकों के अकाउंट में भरण पोषण भत्ता एक साथ हम फिर से दूसरी बार देने जा रहे हैं। मैं मई दिवस पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार उनके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने लॉकडाउन के प्रथम चरण की कार्रवाई प्रारंभ होने के साथ दिल्ली और हरियाणा से लगभग 4 लाख ऐसे श्रमिक और कामगार, जब वहां उन्हें काम बंद हुआ तो उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया था। उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने और उनके खाद्यान्न आदि की व्यवस्था, भरण पोषण भत्ते की आदि की व्यवस्था उनके लिए करने के साथ ही इस कार्रवाई को हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसके बाद कोटा में फंसे हुए अपने 12,000 से अधिक छात्रों को, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वहां कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। 15,000 से अधिक छात्र हमारे प्रयागराज में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। हरियाणा में रह रहे हमारे लगभग 12,500 से अधिक कामगार और श्रमिक, इन्हें भी सफलतापूर्वक हम पहुंचा चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में जो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो यूपी में थे, उन्हें आज मध्य प्रदेश पहुंचाने के बाद उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक हैं उन्हें वहां से लाने, क्वारंटाइन में रखने, उनके खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही मेडिकल चेकअप के बाद फिर उन्हें होम क्वारंटाइन में सुरक्षित पहुंचाने की कार्रवाई, खाद्यान्न के साथ उनको उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई के साथ हम कार्य कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के साथ कल राजस्थान, गुजरात, फिर उत्तराखंड के इन सभी कामगार और श्रमिकों को हम ले रहे हैं और मैंने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि वे उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों की सूची उपलब्ध हमें करा दें। उनका नाम, उनका पता, उनका टेलीफोन नंबर और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति। हमें हर हाल में कोरोना चेन को तोड़ना है और इस चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक होगा कि अगर कहीं सिम्टम है कोरोना के तो उसको यातायात से रोका जाए, उसे आइसोलेशन में भेज करके उसको उपचार कराया जाए। लेकिन जहां कोई सिम्टम नहीं, व्यक्ति स्वस्थ है, हम तत्काल उनको लेने को तैयार हैं। हम न केवल उसको यहां पर उसको हर प्रकार की सुविधा देंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था भी उनके लिए करने जा रहे हैं। अभी तो हर प्रकार की उसको सुरक्षा की गारंटी भी देंगे। ये व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर करने की तैयारी अपनी कर ली है और मैं सबको आश्वस्त करता हूं और मेरी अपील होगी सभी अपने कामगार और श्रमिक बंधुओं से कि वे आपदा की इस घड़ी में धैर्य से उन्होंने जो काम लिया है अब तक, इस धैर्य को खोए ना। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी सहानुभूति के साथ उनके साथ खड़ी है, उनके हितों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और मेरी अपील होगी कि वे लोग इस संकट के घड़ी में धैर्य के साथ काम लें, पैदल न चलें, बल्कि जहां हैं वहीं रहें। उनकी सुरक्षित वापसी की कार्य योजना संबंधित राज्य सरकार के साथ बातचीत करके बनाई जा रही है और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि किसी के लिए कोई संकट नहीं आएगा, कोई कठिनाई किसी के सामने नहीं आएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भरोसा आप यहां दिला रहे हैं एबीपी न्यूज के इस ई शिखर सम्मेलन में, वो लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को आपकी बात पर भरोसा होकर वो न सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए तरफ से तसल्ली कर लेंगे, बल्कि जहां हैं वहां रुकेंगे। लेकिन एक चीज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको इस बात का आभास हो गया था कि आज नहीं तो कल इतनी बड़ी संख्या में लोग बाग डिमांड कर रहे हैं कि उनको घर वापस लौटना है? हर प्रदेश का मजदूर ये चाह रहा है, प्रवासी ये चाह रहा है कि वो अपने घर वापस लौट जाए। क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पता था कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार अपने नियमों में कुछ ढील देगी, बस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दे दी है और आपने शायद लीड लिया था इस मामले में?
देखिए, वह हमारा कामगार है, उसके हितों को हर हाल में संरक्षण देना ये हमारा काम है। वह उत्तर प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं भी, उसके हितों की चिंता करना ये हमारा नैतिक दायित्व है। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का कि उन्होंने इन कामगार और श्रमिकों के बारे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित करने के साथ ही इनकी सुरक्षित वापसी की भी एक व्यापक कार्ययोजना को हर राज्यों को उपलब्ध कराया है। राज्य सरकारों का दायित्व है परस्पर संवाद और समन्वय से इस कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाएं, और हम लोग उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी राज्य का, देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे पास इस समय 26 लाख कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों के हैं, और ये 26 लाख से अधिक कामगार और मजदूर जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहा है, इसकी लॉजिंग, इसकी फूडिंग, इसको हर प्रकार की सुरक्षा, स्वास्थ्य के परीक्षण की व्यवस्था हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि सभी राज्य सरकारें भी इसी रूप में अपना कार्य आगे बढ़ा रही हैं, और सभी लोग आपसी समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। योगी जी, ये मैं आपकी इजाजत से ये मैं जानना चाह रहा हूं, है अपने घर तक पहुंचना, हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है, और हमने इसीलिए पहले से ही अपनी तैयारी की। आज के दिन पर मेरे पास उत्तर प्रदेश में 10 लाख जो कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों से आएंगे, उनके लिए क्वारंटाइन और शेल्टर होम की व्यवस्था हमने की है, क्योंकि जो आएंगे हम उन्हें पहले शेल्टर होम और क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाएंगे। वहां पे लॉजिंग, फूडिंग की व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही हम फिर उन्हें घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। ये प्रक्रिया हम लोगों ने अब तक तय कर ली है। इसलिए मैं इस बारे में चाहूंगा कि इसमें ये फेज वाइज ही हो पाएगा। एकाएक पूरे देश के कामगार और श्रमिकों को एक साथ लाना कठिन भी होगा, चुनौतीपूर्ण भी होगा। हमारी तैयारी है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, और कोरोना की चेन को भी हम तोड़ने में सफल रहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात की जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, वो ये कि बहुत से लेबर जो वापस लौट रहे हैं, बहुत से प्रवासी जो वापस लौट रहे हैं, उन्होंने अपने अपने इलाकों में, चाहे वो पंजाब में रहे हों, चाहे वो महाराष्ट्र में रहे हों, कोई ना कोई स्किल को डेवलप कर लिया है। कोई अच्छा श्रमिक है, कोई अच्छी गाड़ी चलाता है, कोई अच्छा खेती करता है, कोई अच्छा बढ़ई है, कोई अच्छा कारपेंटर है। क्या ऐसा कोई डेटा आपकी सरकार बना रही है इन प्रवासियों का, ताकि उनके रोजगार के हिसाब से जहां वो जाएं, जिस गांव में जाएं, वहां उनको रोजगार भी उपलब्ध करा सकें आप लोग? हाँ, हमने इसीलिए, मैंने सूची इसीलिए प्रत्येक राज्य सरकार से इसीलिए हम लोगों ने सूची मांगी है। और दूसरा, हम पहले जो लेके आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन सेंटर में रखने की जो बात हो रही, इसी बात को की जा रही है कि हर एक जो भी कामगार और श्रमिक आएगा, उसके नाम, उनका पता, उनकी टेलीफोन नंबर, उनकी स्किल, इन सब की मैपिंग की भी व्यवस्था हम उसके माध्यम से करेंगे। क्योंकि हमें केवल उसको यहां पे लाना ही नहीं, बल्कि उसको आगे जॉब और उसको रोजगार भी हमें देना है। हमने तात्कालिक रूप से 15 लाख ऐसे नए जॉब क्रिएट किए हैं। देखिए, पहले चरण में हमारे पास 6 लाख कामगार और श्रमिक अभी तक यूपी में आ चुके हैं, और इन सभी को, अधिकतर लोगों को हम लोग अब तक किसी न किसी कार्य में या रोजगार में लगा चुके हैं। हमने 15 लाख अतिरिक्त ऐसे लोगों के लिए कार्य की व्यवस्था की है। इसलिए इनकी स्किलिंग के लिए हम लोग उनको पहले राज्य सरकारों से मैंने इसीलिए अनुरोध किया है कि वे हमें उनकी सूची उपलब्ध करवा दें, हमारे यहां पे लगातार हम उनके संवाद भी बना सकें। और जो लोग आएंगे क्वारंटाइन सेंटर में पहले जाएंगे, हम वहां पे उनकी लॉजिंग, फूडिंग की व्यवस्था करेंगे, फिर वहां पर उनकी स्किलिंग की व्यवस्था करेंगे, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, और फिर उनको रोजगार के साथ करेंगे। क्वारंटाइन सेंटर में जब हम घर भेजेंगे तो हम उनको खाद्यान्न पैकेट के साथ भेजेंगे। उनके पास बकायदा हम खाद्यान्न उन्हें उपलब्ध कराएंगे, भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराएंगे, और फिर उन्हें रोजगार के साथ जोड़ेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और उस अपने कामगार और श्रमिकों की ताकत पर हमें गर्व है। इसलिए उनके उस स्किल का लाभ उत्तर प्रदेश ले सके, इसी पर हमने पूरा फोकस किया, और इसी को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसको मैं अंडरलाइन भी करना चाहूंगा अपने इस एबीपी शिखर सम्मेलन में कि जो स्किल्ड लेबर आएगा उसको उसकी स्किल के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है। और मैं ये अपील करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से और तमाम सरकारें और तमाम मुख्यमंत्री को भी ऐसी ही योजनाओं के बारे में जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब ये कोरोना का काल खत्म होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होगा कि नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, स्वावलंबी कैसे बने। मेरा सवाल आपसे यही है, क्या हम ये मान के चलें योगी जी कि अब ये लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह की तैयारी चल रही है इशारा वही मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के चेन को तोड़ना है। यह वैश्विक महामारी है और हम सब को आभारी होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी से देश को बचाया है। अन्यथा अगर आप दुनिया के अंदर उन बड़ी बड़ी ताकतों की स्थिति को देखेंगे, उनके पास संसाधन भी, उनके पास मेडिकल सिस्टम भी हमसे कई ज्यादा बेहतर है। आप अमेरिका की स्थिति देखिए, वहां पर अब तक क्या स्थिति है, 11 लाख से अधिक लोग कोरोना इन्फेक्शन के शिकार हैं, 62,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। यानी यह स्थिति एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। भारत के अंदर इतनी बड़ी आबादी का देश और तब भी यह नियंत्रित है और इसके चेन को हर एक स्तर पर तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दूरदर्शितापूर्ण और समय से ले गए फैसले का यह परिणाम है। हर हाल में कोरोना के संक्रमण को रोकना, इसे कम्युनिटी इन्फेक्शन होने से बचाना, थर्ड स्टेज में जाने से इसको बचाना, और उस दृष्टि से व्यापक कार्ययोजना भारत सरकार भी बना रही है, राज्य सरकारें भी तैयार कर रही हैं। और हम लोग वही चाहते हैं कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आर्थिक गतिविधियां और रोजगार से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां कैसे आगे बढ़ सकेंगी, भारत सरकार का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसके अनुरूप हम रणनीति तय करेंगे। लेकिन आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। हमने 119 चीनी मिलों को सफलतापूर्वक चलाया है लॉकडाउन फर्स्ट एंड सेकंड के दौरान भी। 12,000 से अधिक ईंट भट्टों का संचालन किया है लॉकडाउन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दौरान भी। आप सोचिए 130 यानी 119 चीनी मिलों में हमारे यहां लगभग 60,000 तो परमानेंट कर्मी वहां काम करते हैं और लगभग इतने ही वहां पे लेबर काम करते हैं। हमारे 12,000 से अधिक ईंट भट्टों में 12 लाख से अधिक श्रमिक काम करता है। अन्य औद्योगिक गतिविधियों में और एमएसएमई सेक्टर देश का सबसे बड़ा यूपी के पास है, 90 लाख यूनिट हमारे पास हैं। इन सबको भी फेज वाइज चलाने की व्यवस्था, हॉट स्पॉट को छोड़ करके ऑरेंज और ग्रीन में क्या कार्य योजना बननी, इसी को लेकर के हम अपनी व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। खेती बाड़ी में यूपी में लगभग 97 से 98% खेती का काम संपन्न हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे यहां 5500 गेहूं क्रय केंद्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चलाई जा रही हैं। लेकिन उसी की कार्य योजना कि कोरोना के संक्रमण को भी रोकना है, उसकी चेन को भी तोड़ना है, लेकिन साथ साथ जनता को भी संक्रमण से बचाने के साथ साथ कुछ आर्थिक गतिविधियों को कैसे फेज वाइज संचालित किया जा सकता है, इसी पे मंथन चल रहा है। और इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा योगी जी, इस वक्त दुनिया में ये माहौल बनता जा रहा है कि चीन जो है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सी बड़ी बड़ी औद्योगिक निवेश करने वाली कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये कि उत्तर प्रदेश सरकार उन कंपनियों को अपने यहाँ लाना चाहती है ताकि वो उत्तर प्रदेश में निवेश भी कर सके, जिससे अर्थव्यवस्था का भी फायदा हो और आपके पास भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके। उस दिशा में क्या कदम किया जा रहा है? टास्क फोर्स बनाने के अलावा क्या वाकई में आपकी सरकार सीरियस है कि चीन से नाराज कंपनियों को यूपी में लेके आया जाए? हाँ, हम लोगों ने इसके लिए अपनी व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसके लिए मैंने अपने यहां औद्योगिक विकास मंत्री, एमएसएमई के मंत्री और अन्य मंत्रियों का एक समूह गठित किया है
जो उत्तर प्रदेश की हमारी जो 21 सेक्टोरियल पॉलिसी है, उन पॉलिसी के साथ साथ लेबर रिफॉर्म और लैंड बैंक को बृहद स्तर पर तैयार करने की उस कार्रवाई पर कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास होगा कि बड़े पैमाने पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम निवेश को भी बढ़ावा दे सकें और इस दिशा पूरी दुनिया के अंदर अगर भारत सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य है तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य बने। इसके लिए हमारी वह कमेटी 2 स्तरीय काम कर रही है, एक मंत्रियों का समूह है और एक हमारे जो अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता की कमेटी भी काम कर रही है। ये दोनों कमेटियां लगातार इस पर कार्य करते हुए निरंतर प्रयास कर रही है और हमारा प्रयास है कि इसमें से अधिकतर हम लोग जो अधिकतम जो है निवेश को उत्तर प्रदेश के अंदर लाने में सफल हों। तो क्या आपको लगता है ये बेहतरीन मौका है हिंदुस्तान को दुनिया में अपनी छवि को और मजबूत करने का, कि वो चीन के बजाय ज्यादा बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है? देखिए, चीन से लोगों का मोहभंग वैसे भी होता जा रहा है और पहले भी कोरोना संकट के पहले तो ये स्थिति थी ही, लेकिन उसके बाद तो आज उसके सामने स्वयं एक विश्वसनीयता का संकट आया है और स्वाभाविक रूप से दुनिया की सभी बड़ी ताकतें आज इस ओर भारत की ओर देख रही हैं पूरे विश्वास के साथ। वैश्विक संकट के दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को जो राह दिखाई है वह अद्भुत है। बहुत सराहनीय पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिला है। स्वाभाविक रूप से उसका लाभ भारत को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में उभरने में भी मदद मिलेगी। लेकिन भारत की पूरी जनता को अपने नेतृत्व पर जो विश्वास अब तक दिखा है, यह विश्वास निरंतर बने रहना चाहिए और आने वाला अवसर भारत का होगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि हम इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अवश्य जो है इसका लाभ भारत को भी और उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा। एक चीज और जानना चाहूंगा मैं योगी जी आपसे, आपके जो विरोधी हैं खासकर राहुल गांधी जी, जो आपके यहां से सांसद हुआ करते थे, अब तो केरल चले गए, वो लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो केवल एकमात्र रास्ता है, इससे कोरोना खत्म नहीं होगा। वो आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने इतना पहले आगाह कर दिया था, सरकार नहीं चेती। इस दिशा में आप कैसे सोचते हैं, विपक्ष की इस भूमिका को आप कैसे आंकते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक वैश्विक महामारी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है, तब कांग्रेस का नेतृत्व एक नकारात्मक राजनीति कर रहा है और देश की इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। याद रखना, जो लोग भी वर्तमान में राजनीति करके देश की इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत की 135 करोड़ की आबादी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये देश के एक वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने और इस देश के गरीबों, इस देश के किसानों, इस देश के मजदूरों, इस देश के कामगारों की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जनता उन्हें सबक सिखाई है, आगे भी सबक सिखाएगी। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतना बड़ा कोरोना काल में बीमारी फैली, जगह जगह चली गई, एक बहुत बड़ा आरोप लगा निजामुद्दीन मरकज पर, जमातियों ने जाके फैला दिया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना, एक जमात को टारगेट करना, क्या यह मुनासिब हो रहा है इस देश में? देखिए, किसी ने अनावश्यक आरोप नहीं लगाए हैं। हमें देखना चाहिए कि निजामुद्दीन मरकज में जो तबलीगी गए थे, उनके द्वारा यह जानने के बावजूद भी कि वहां पर विदेश से आए हुए तमाम तबलीगियों में कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने इसको छुपाया। देखिए, बीमारी एक हो गई, कोई बात नहीं भाई, बीमारी हुई है, उसका उपचार होगा।
लेकिन बीमारी को छुपा करके आप उसके संक्रमण को जगह जगह फैलाएं और उसके माध्यम से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, यह स्वीकार्य नहीं। और मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं कि तबलीगी के इस रवैये के कारण यह संक्रमण तेजी के साथ फैला है, बहुत तेजी के साथ फैला। इस संक्रमण को हम लोगों ने यहां पे भी देखा। आज हमारे पास लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 1650 जो एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें यानी लगभग 1000 से ज्यादा तो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। अब आप अनुमान कर सकते हैं, हर एक जगह आप देख सकते हैं यह स्थिति है। अगर ये लोग समय रहते, अगर कोरोना पॉजिटिव के बारे में जब देश अलर्ट कर रहा था, लगातार इसके बारे में अपीलें जारी हो रही थी, उस समय अगर कोरोना पॉजिटिव था उन्हें तत्काल प्रशासन को बताना चाहिए था, क्वारंटाइन में जाना चाहिए था, लेकिन वे न जाकर के उन्होंने छुपाया और उसके बाद इस प्रकार की बयानबाजी की, जिससे लोगों ने उस अंधविश्वास पर विश्वास किया और देखते ही देखते इस संक्रमण की चपेट में देश की एक बड़ी आबादी और बड़ा क्षेत्रफल इसकी चपेट में आया। इसको और भी अच्छे ढंग से नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उस समय जो लापरवाही की और जो जानबूझ करके उस समय जिस प्रकार के कृत्य किए वो अक्षम्य अपराध है। और उत्तर प्रदेश में ही 3000 से अधिक तबलीगी और जमातियों ने जगह जगह जाकर इस प्रकार के कृत्य करने के प्रयास किए थे। हमारी पुलिस ने समय रहते उन सभी लोगों को क्वारंटाइन में पहुंचाया और उसी में से ज्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव निकले या उनके कांटेक्ट के लोग ही बाद में फिर कोरोना पॉजिटिव निकले, वहीं से फिर हॉस्पिटल में फैला, हॉस्पिटल के बाद ये मेडिकल इन्फेक्शन में बदलता हुआ दिखाई दिया। ये स्थिति है और समय रहते अगर इन्होंने भारत सरकार की या राज्य सरकारों की अपीलों पर ध्यान दिया होता तो संभवतः ये स्थिति नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप ये नहीं मानेंगे कि कहीं ना कहीं दिल्ली में भी चूक हुई। तमाम जमाती, विदेशी जमाती एयरपोर्ट के रास्ते निजामुद्दीन तक पहुंच गए। ठीक पुलिस चौकी के पीछे मरकज है, वहां पे पुलिस व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो उसको खाली करा सके। 3-4 हजार लोग एक जगह पर मौजूद रहे करीब 10-15 दिनों तक। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से भी गलती हुई, एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में भी गलती हुई। देखिए, ये एक नैतिको बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसी बीमारी जो संक्रामक हो सकती है अगर वह है, तो उस व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह स्वयं प्रशासन जब अपील जारी कर रहा है तो प्रशासन को अवगत कराएं कि नहीं, मुझे ये समस्या है और मैं अपनी जांच कराना चाहता हूं। हम बीमारी को छुपा करके संक्रमण को फैलाने का कार्य कर रहे हैं और ये निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी और उनकी जमातियों के साथ दुर्भाग्य से ये चीज जुड़ी, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया है। और इसीलिए ये पूरे देश के अंदर जिन राज्यों में भी ज्यादा पैमाने पर चीजें हुई हैं, इसी स्तर के कारण हुई हैं। कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से आता है, देखिए जो विदेश से आए हुए तबलीगी थे उन लोगों ने तथ्यों को छुपाया। वे भारत में आए थे, टूरिस्ट वीजा में आए, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी आएगा आकर के अपने कहीं भी घूमने जा रहा है। सामान्य व्यक्ति ये मानता है कि भाई जैसे कोई भी व्यक्ति आता है टूरिस्ट वीजा में आता है, वहां से पर्यटन करके फिर अपना निकल जाता है, लेकिन वह गांव-गांव और घर-घर जाकर के इस संक्रमण को फैलाएं, ये लोगों को एहसास समय पे हो गया था। अन्यथा स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती है। पुलिस को और केंद्र और प्रदेश सरकारों का अलर्टनेस था कि समय रहते चीजें हो गई। अन्यथा आप मानिए कि 3000 से अधिक तबलीगी और जमाती उत्तर प्रदेश के अंदर थे जिनका संबंध निजामुद्दीन मरकज या इन तबलीगियों से था। अगर समय रहते हुए इनको क्वारंटाइन नहीं भेजा गया होता, क्या हालात होते उत्तर प्रदेश के अंदर? आप कल्पना कर लीजिए कि ये लोग पूरी एक तबाही मचा दिए होते। अमेरिका या पश्चिमी यूरोप से बदतर स्थिति हमारी हो गई होती, लेकिन समय पर ही पुलिस की कार्रवाई थी। हम लोग पहले हर एक व्यक्ति को संदेह की निगाहों से नहीं देख सकते। योगी जी, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए आप। ये मैं जानना चाहूंगा, जब ये देखने को मिली तो फिर कार्रवाई भी करनी पड़ी।
ये बात बताइए कि अगर इतना ही बड़ा दोष जमातियों का है तो मौलाना साद कहां हैं? क्यों पुलिस पकड़ नहीं पा रही है? 40 दिन होने आ गए हैं, मौलाना साद क्यों बाहर है? पता ही नहीं चल पा रहा है उसकी क्वारंटाइन में हुआ कि नहीं हुआ, जांच हुई कि नहीं हुई, तस्वीरें साफ ही नहीं हो रही हैं। संबंध में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उनकी क्राइम ब्रांच ने उनको नोटिसेस भेजी हुई हैं और समय रहने पर पुलिस अवश्य इस पे कार्रवाई करेगी। सवाल यह है, आज हम सबके सामने सबसे पहली चुनौती है कोरोना के चेन को तोड़ना और हर हाल में इस संक्रमण को रोकना, और इसके लिए पूरे देश और सभी प्रदेश मिलकर के इस लड़ाई को लड़कर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर आज जो यूनिटी देखने को मिली है कोरोना के खिलाफ, देश की इस लड़ाई को, वैश्विक महामारी कोरोना को परास्त करने के लिए, वास्तव में ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसा लगता है कि कुछ खास राजनीतिक पार्टियों के नेता जानबूझकर चुप्पी रखे हुए जमात के मामले को लेकर? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, क्या आपको इसमें भी कोई राजनीतिक डिजाइन नजर आता है? देखिए, अपराधी को जाति, मत और मजहब के साथ न जोड़ा जाए, बल्कि अपराधी को अपराधी की श्रेणी में खड़ा किया जाना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून के सुसंगत धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी भी। इस मामले में मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार के लोगों का बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं वो अब देश की भावनाओं के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश के किसानों, मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों की, देश की 135 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिरकार इस वक्त में जब पूरे देश को एक होना चाहिए, अमूमन ज्यादातर लोग समझ में भी आ रहा है कि सरकार का साथ दे रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, फिर ये अफवाहें कहां से फैल जाती हैं? क्यों गलियों के अंदर जो संक्रमण की जो बातें हैं वो गलत तरीके से पहुंचती हैं और फिर उन गलियों में पथराव शुरू हो जाता है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो? ये कौन कर रहा है? आवाज क्यों रुक गई? आपको आवाज आ रही है मुख्यमंत्री जी? हाँ, बताइए। देखिए, आपने जो बात कही है, यह देखिए, हम बिना भेदभाव के अगर सरकार अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के पहुंचा रही है, हर एक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है और लगातार अपील की जा रही है कि कोरोना के चेन को तोड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन की इस कार्रवाई का समर्थन करना ही होगा। उन स्थितियों में भी अगर लोग जानबूझ करके मेडिकल की टीम पर, सुरक्षा की टीम पर या सैनिटाइज करने वाली टीम पर हमला कर रही हैं तो ये सीधे सीधे कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून की जो सुसंगत धाराएं होती हैं उसके तहत हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम किसी को भी इस संक्रमण को फैलाने की छूट नहीं देंगे। किसी को कोई समस्या है, सरकार ने अपने स्तर पर व्यापक तैयारी की है, व्यापक पैमाने पर उसको सहयोग भी कर रही है, लेकिन अव्यवस्था फैलाने, अराजकता फैलाने, कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट सरकार किसी को नहीं दे सकती। मुख्यमंत्री जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि उनके पास अपने राज्य में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश इतने सारे कार्यक्रम कर रहा है राहत के लिए, श्रमिकों के लिए। मैं जानना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था के तौर पर, आर्थिक तौर पर आपके सरकारी खजाने की क्या स्थिति है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके पास 23 करोड़ 24 करोड़ लोग हैं, क्या अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें दे रही है? आज 1 मई भी है, लोग बाग इंतजार कर रहे हैं तनख्वाह का। देखिए, एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया है, इस पैकेज के साथ साथ
कोरोना वॉरियर के लिए 50 लाख रुपए का बीमा भी उसके साथ घोषित किया गया है और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा पैकेज की घोषणा हुई है। ईमानदारी से राज्य सरकारें अगर इसको लागू कर देंगी तो अतिरिक्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त भी किया है। आज 1 मई है, आज हम अपने 16 लाख कर्मचारियों को उनका वेतन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। 16 लाख कर्मचारियों को वेतन को बिना काटे उनको दे रहे हैं। हां, राज्य सरकार ने अपने जो अनावश्यक खर्चे थे इन सब पे कटौती की है। हमने यहां विधायक अपने मंत्रियों के विधायकों के वेतन में 30% की कटौती की है। हमने विधायक निधि को आगे एक वर्ष के लिए काटा है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर भी ब्रेक लगा करके अपने सभी कर्मचारियों को हम आज वेतन 16 लाख कर्मचारियों को आज हम वेतन देने जा रहे हैं। किसी का वेतन नहीं काटेंगे, सबको उनका समयबद्ध ढंग से वेतन भी दे रहे हैं। हमारे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं सभी अच्छे ढंग से फिर से प्रारंभ होने जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर राजनीति ही किसी को करनी है तो राजनीति के 10 बहाने हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान में कोरोना की इस लड़ाई में, देश की इस लड़ाई में हर एक राज्य को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, कोरोना की चेन को तोड़ना चाहिए और वैश्विक महामारी कोरोना को परास्त करने के लिए आगे आना चाहिए। एक आखिरी में सवाल में जो आपसे जानना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति की क्षमता जो होती है मुख्यमंत्री जी, वो मुसीबत के वक्त में पहचानी जाती है। वो बहुत कुछ सीखता है कठिन परिस्थितियों में। इस बीते 2-2.5 महीने के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर आपके पिछले 3 साल 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान मैं जानना चाहूंगा, सबसे बड़ी सीख योगी आदित्यनाथ ने क्या सीखी? प्रशासनिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर आपके लिए सबसे बड़ी सीख कोरोना काल क्या देकर जा रहा है आपको? देखिए, कोरोना का एक काल हमारे लिए एक संक्रमण काल है और ये संक्रमण काल इस रूप में हमारे लिए है कि ये हमें चुनौतियों से जूझने के लिए तो तैयार कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ हम सबको बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर भी दे रहा है। लोगों की क्षमताओं को जानने और उससे बहुत कुछ सीखने का अवसर दे रहा है। हमारे यहां मंत्रिमंडल का समूह अलग काम कर रहा है जो नीतियों को बनाने में काम कर रहा है। सभी मंत्रियों के स्तर पर क्या क्या कार्य हो रहा है ये भी हमारे सामने आ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर उसका प्रभावी क्रियान्वयन और अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को फील्ड यूनिट के द्वारा जो सामान की आपूर्ति, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति, अन्य कार्यों को किया जा रहा है। हर एक स्तर पर हर एक व्यक्ति की पहचान, हर एक कर्मी, हर एक प्रशासनिक अधिकारी, हर एक जन नेता की पहचान भी इसके माध्यम से देखने और जानने का एक अवसर तो मिल ही रहा है। लेकिन साथ साथ एक राजनीतिक दल के साथ जुड़े होने के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते मैं इस बात को मानता हूं कि समाज में विभिन्न संगठनों की भूमिका को भी जानने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ और साथ साथ ये भाव भी देखने को मिला कि जन सेवा को कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको भी जानने, सुनने और देखने का बहुत नजदीक का अवसर मुझे मिला। क्योंकि बड़े पैमाने पर जब एक कार्य एक लंबे समय तक करना हो, आप ये मान के चलिए कि 22 मार्च से लगातार ये कार्रवाई चल रही है हमारी और ये लगातार पिछले 1.5 महीने के दौरान जो कार्य चले हैं, लगातार मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बिना थके, बिना डिगे, बिना आप सोचे जिन मंत्रियों के बारे में बोला जाता था काम नहीं करते, रात 12 बजे भी हम बैठक बुलाते हैं या रात 12 बजे कांटेक्ट करते हैं तो भी वे लोग अलर्ट रहते हैं। प्रशासनिक मशीनरी जिनके बारे में कहा जाता था कि ये लोग लापरवाह हैं, कार्य नहीं करते हैं, हम रविवार के दिन भी, छुट्टी के दिन भी बिना किसी समय भी जब बैठक कॉल करते हैं या बातचीत करते हैं, कोई जानकारी लेते हैं तो उनके पास सारी जानकारी और पूरी कार्रवाई होती है। टीम को जहां कहीं लगाओ भाई, जिस दिन दिल्ली से 4 लाख की संख्या में कामगार और लेबर दिल्ली से अचानक उन्होंने पलायन किया था, पूरी रात्रि भर मेरे साथ हमारी प्रशासनिक टीम और परिवहन विभाग की टीम बैठ करके उनकी सेवा के लिए लगातार कार्य कर रही थी। ये उनकी क्षमता को भी जांचने और चुनौतियों को फेस करने की उनकी क्षमता को भी जानने का एक अवसर हमें प्रदान करता है।
साथ साथ सेवा करने का भी एक भाव देखने का एक अवसर हमें प्रदान करता है। और हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है हर एक व्यक्ति की क्षमता को और उनके सेवा भाव, उनके अंतःकरण में सेवा भाव की भावनाएं किस रूप में भरी पड़ी हैं, इनको भी जानने और देखने का एक बहुत नजदीक से अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप रहिए एक सेकंड मेरे साथ, क्योंकि एक और योगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव जी, दो योगी एक साथ एबीपी ई शिखर सम्मेलन में हैं। स्वामी रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगी जी वहां मौजूद हैं, वो आपको लखनऊ में सुन रहे हैं। स्वामी जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। योगी जी, स्वामी जी। पहले तो मैं ही योगी जी के लिए कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी और देश में जो मोदी जी कर रहे हैं वो हम सबके लिए गौरव हैं। ये भगवान के वरदान की तरह हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमने लाखों लोगों को किस तरह से जो मजदूर अलग अलग जगह से यूपी में लौट रहे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने से लेकर के, उनके जीवन बसर से लेकर के, उनके भविष्य की चिंता से लेकर के, करोड़ों उत्तर प्रदेश वासियों का, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करने से लेकर के, और इसी कोरोना संक्रमण के दौरान उनके पिताश्री का भी स्वर्गवास हुआ। अपने पितृधर्म से भी बड़ा अपने राष्ट्र धर्म, अपने सेवा धर्म को महत्व देकर के जो उन्होंने हम सबके सामने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, इनके प्रति हमारा हृदय कृतज्ञता से झुक जाता है। हमारे लिए बहुत बड़े गौरव हैं योगी जी। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी राष्ट्र निष्ठा को, उनकी सेवा निष्ठा को, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को। योगी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी को? आखिरी कुछ शब्द? बाबा रामदेव जी हम सबके लिए श्रद्धेय हैं। और एक योगी कैसे होता है, वह केवल अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए ही बना होता है। बाबा रामदेव जी उसकी एक प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने देश और दुनिया को कर्म की निरंतर प्रेरणा दी है। और मैं इस अवसर पर श्रद्धेय बाबा रामदेव जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका सादर अभिवादन करता हूं। और उनकी प्रेरणा देश को निरंतर कर्म के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा इसी प्रकार से देती रहेगी, ये मुझे विश्वास है। वो मेरे गुरु भाई हैं और हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागी रहे हैं और आगे भी हम लोग लोक कल्याण के और राष्ट्र कल्याण के जिस भी यज्ञ में हम लोगों को लगाया जाएगा उसके लिए पूरी समर्पण भाव के साथ कार्य करेंगे। कोई संदेह इसमें किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आपने इस महत्वपूर्ण समय में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत काम आएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।